चैप्टर पे आपके आते हैं 10th क्लास के कि एग्रीकल्चर मतलब खेती कृषि जो है हम भारत के एक तरीके से रीढ़ कह सकते हैं। भारत में जो है 2/3 जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर खेती में ही है। और एक ये ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें जो है भरण पोषण के लिए भी चीज़ें मिलती है और हमारे जो उद्योग है उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा सामान भी वहीं से हमें मिलता है। तो अब एग्रीकल्चर के खेती के अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जिसे कहा जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं बेसिकली जो मेहनत है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ जो पुरानी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि कुदाल हो गई, फावड़ा हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं इस तरह की खेती में। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे मानसून पे डिपेंड रहते हैं, जो है बारिश होगी तभी हमारी जो है फसल अच्छी होगी, ठीक है। सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड रहते हैं। ये क्या होता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह की जो खेती होती है वो इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं झूमिंग स्लैश एंड बर्न, जिसे जो है झूम खेती कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न कह ले, कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। कई नाम है, जितनी जगह है उतने नाम इसमें आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपकी बुक में जो है पर्टिकुलर एक पूरा पैराग्राफ दे रखे हैं, जो है साइड में कॉलम दे रखा है जिसमें अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन मीनिंग एक ही है। जिसमें जो है एक जगह को जो है, अगर आप लोगों को याद हो 9th में भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि जहाँ पे जो है एक सिंपल सी चीज़ है, एक जगह है, जंगल का इलाका हो गया, उसको जो है क्लीन कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। एक छोटे से इलाके को जला के जो है फिर उसको साफ़ किया जाता है, जो भी चीज़ें रह जाती हैं, फिर जो है उसमें बारिश का इंतज़ार किया जाता है, फिर उसको जो है जुताई की जाती है और उसके बाद जो है उस ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तो फिर जो है वहाँ खेती कुछ टाइम के लिए की जाती है। जब उसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम होने लगती है तो उस जगह को छोड़ के फिर सेम सारा प्रोसेस जो है किसी दूसरी जगह पे किया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि। जब भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी तो स्थान को जो है बदल दिया जाएगा, ठीक है। और स्लैश एंड बर्न, क्योंकि जो पहले की फसल है उसको जलाया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यही सेम ही चीज़ है। फार्मर्स क्लियर अ पैच लैंड, मतलब कि एक ज़मीन के टुकड़े को वो क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं या फिर उसको जो है जला देते हैं। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ये काम करते हैं। और जब जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट, मतलब कि वो अलग दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है क्लियर करते हैं और फिर दूसरी लैंड को जो है कल्टीवेशन वहाँ पे जो खेती करते हैं। इसी को जो है शिफ्टिंग जो है एक तरीके से इसमें जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, नेचुरल प्रोसेस से ही खेती की जाती है और इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक तरीके से मैन पावर ज़्यादा यूज़ की जाती है। और देखिए इसमें अलग अलग नाम भी बता रखे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जो है इसे झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में पालमू कहा जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार में भी यही कहा जाता है। तो आगे चलते हैं हम। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि बेसिकली जो है ये अलग तरीके की फार्मिंग है जो आज की डेट में आप देखते हैं। आज के डेट में बेसिकली क्या होता है कि जो एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है और उसी पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो है खेती की जाती है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं जो है एक ज़मीन के टुकड़े की बात करूँ, ठीक है, कि वो किसी एक व्यक्ति का है, उसके बाद उसके 2 बच्चे हुए तो वही छोटे से ज़मीन का टुकड़ा जो है 2 हिस्सों में बँट जाएगा, फिर उसके आगे जो है वो और हिस्सों में बँटेगा, ठीक है। तो ज़मीन जो है उतनी ही है, लेकिन उस पे जो एक पैदावार जो है वो ज़्यादा उगानी है, क्योंकि अब खाने वाले जो है धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे हैं, क्लियर। तो ऐसी जो खेती होती है वो ज़्यादातर जो है केमिकल्स वगैरह की यूज़ से होती है, जो है नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ताकि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग पे, जिसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि वाणिज्य का मतलब व्यापार, बेसिकली व्यापार करने के लिए जो खेती की जाती है, जो खरीदने या बेचने के लिए खेती की जाती है, उसे वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब ऐसी इसमें जो है मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, मतलब कि HYV सीड्स जो है वो होंगे। एक तरीके से आप लोग जो है हरित क्रांति में इन चीज़ों के बारे में पढ़ ही चुके हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो है यूज़ की जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार हो, हायर प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है।
इसके लिए जो है ज़्यादातर जो है हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो राइस की मतलब कि जो चावल की कमर्शियल फार्मिंग होती है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों की कमर्शियल जो है फार्मिंग की जाती है, ठीक है, वाणिज्य खेती की जाती है। उड़ीसा में जबकि ये सब्सिस्टेंस क्रॉप होगी, चावल जगह के हिसाब से बदल जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादातर लोग चावल को खाते हैं। हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों पे ये लोग बेचने के लिए जो खेती करते हैं, तो जहाँ पे बेचने के लिए खेती है वो कमर्शियल फार्मिंग, और जहाँ पे जीविका के लिए, जीवन के लिए खेती की जाएगी वो सब्सिस्टेंस क्रॉप होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लांटेशन पे। प्लांटेशन बेसिकली रोपण कृषि है। अगर आप लोगों ने जो है हाँ 9th में तो ये चीज़ें पढ़ाई रखी है कि प्लांटेशन जब एक ज़मीन के टुकड़े पे जो है एक ही तरह की, एक ही किस्म की जो फसलों को एक रो में लगा के जो है लाइन वाइज लगा दिया जाता है और उसको जो है उगाया जाता है, तो वो प्लांटेशन कहलाता है। एक तरीके से रोपण कृषि कहा जा सकता है। इसमें क्या है बेसिकली, ये भी जो है वाणिज्य खेती का ही एक प्रकार है। ये जो है खेती और इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसमें जो है माइग्रेंट लेबर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरीके से मेहनत ज़्यादा इसमें लगती है, तो इसीलिए लेबर्स का जो है यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो है यहाँ से आ जाता है। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, ये सारी चीज़ें जो है प्लांटेशन के ज़रिए ही उगाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि जो है यहाँ पे टी जो है असम में, नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी जो है कर्नाटक में, इन जगहों पे इन चीज़ों को उगाया जाता है प्लांटेशन के ज़रिए। और इसमें देखा जाता है कि ज़्यादातर जो है ये मार्केट के लिए ही इसको उगाते हैं। और अगर मार्केट के लिए उगाया जा रहा है तो हमारे पास एक और चीज़ होनी चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल मार्केट में पहुंच सके और वहाँ से जो है पैसा आसानी से आ सके। तो ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन जो है एक तरीके से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न पे। बेसिकली 3 तरह की क्रॉप होती है। रबी क्रॉप्स हो गई, खरीफ क्रॉप्स हो गई और जायद क्रॉप्स हो गई, ठीक है। तो अब इन सब की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। रबी क्रॉप्स बेसिकली विंटर में मतलब सर्दियों में होती है, अक्टूबर टू दिसंबर यहाँ पे उगाई जाती है और इसको हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है समर में, गर्मियों में अप्रैल टू जून, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे एग्जांपल है इसके। और इसमें अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जगहों पे जो है रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट्स मैंने नहीं रखे हैं, कुछ ही याद रखिएगा। और जब मैं स्टेट्स वगैरह की बात करूँ, एग्जांपल्स की बात करूँ, तो 2 याद रखिए, बहुत है आप सबके लिए, ठीक है। ज़्यादा मत याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैप या 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा तो ये 2 ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी आपको याद रह जाए आप वो लिख सकते हो या फिर याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स पे। खरीफ क्रॉप्स जो है बेसिकली इसके लिए जो मानसून के आगमन, ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब मानसून के आगमन पे जो है इन्हें बोया जाता है। अब सितंबर और अक्टूबर के टाइम तक इन्हें काट लिया जाता है। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, दालें हो गई, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन और जूट। कॉटन और जूट जो है ये इंडस्ट्रियल जो है क्रॉप है। या सोयाबीन हो गई, ग्राउंड नट हो गए, सारी चीज़ें जो खरीफ फसल में आती हैं। और ये जो है ज़्यादातर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसी जगहों पे जो है एक तरीके से उगाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम जायद क्रॉप्स पे। ये जो है रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जो टाइम बचता है उसमें बोई जाती है, ठीक है। मतलब कि समर मंथ में ज़्यादातर, जैसे जो वाटरमेलन हो गया, ठीक है, कुकम्बर हो गया, इन चीज़ों को जो है एक तरीके से नॉर्मली जो सब्जियां या फल जो हम खाते हैं उनके लिए जो होता है। और शुगर कैन के लिए एक वर्ड जो है बेसिकली, गन्ने के लिए जो है एक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये एक ऐसी फसल है जिसको तैयार होने में पूरा 1 साल लगता है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम मेजर क्रॉप्स, कुछ जो है एक तरीके से भारत में उगाई जाने वाली जो है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स। सबसे पहले इसमें जो है बहुत सारे नाम आ जाते हैं। राइस आ जाता है, वीट, मिलट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ठीक है। तो हम कुछ ही जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले राइस या चावल देखते हैं हम। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि आवर कंट्री सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे जो दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हमारा देश है चाइना के बाद। मतलब कि अगर आपसे फर्स्ट नंबर पे पूछा जाए तो चाइना है और सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि कैसी टेम्परेचर या कैसा वो चाहिए होता है, कंडीशन कैसी होनी चाहिए,
तो खरीफ क्रॉप है और इसके टेम्परेचर जो है 25 डिग्री अबव होना चाहिए जब भी इसको जो है एक तरीके से बोया जाता है। हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब कि रेनफॉल ऐसी जगह जहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर ही इसको उगाया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि इरिगेशन के सिंचाई के ज़रिए भी हम इसको जो उगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है कैनाल्स इरिगेशन या ट्यूबवेल्स वगैरह जो है लगाए गए हैं पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में, जिसके ज़रिए जो है राइस जो है यहाँ पे उगाया जा सकता है बहुत आसानी से, और उगाया जा रहा है। हरित क्रांति में जो है इन जगहों पे 2 ही चीज़ों को जो बढ़ावा दिया गया था, एक राइस को, दूसरा वीट को। तो हम नेक्स्ट चलते हैं वीट पे, गेहूँ पे। ये जो है एक तरीके से हमारे जो खाने की है, एक तरीके से मेन फूड क्रॉप है, महत्वपूर्ण जो है खाने की जो है पदार्थ है। या इसके साथ हम देखते हैं कि ये जो है कब उगाई जाती है, रबी क्रॉप है, और इसके लिए जो है कूल ग्रोइंग सीज़न जो है एक तरीके से ऐसा सीज़न होना चाहिए जिसमें जो है बहुत, जब इसको उगाया जाता है, जब इसको डाला एक तरीके से बोया जाता है, तब कूल मतलब कि ठंडा सीज़न होना चाहिए। लेकिन जब इसको पकना होता है, रिपने, तो इसको जो है ब्राइट सनशाइन मतलब बहुत तेज़ धूप चाहिए होती है पकने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक तरीके से रेनफॉल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसको जो है गंगा सतलुज के जो प्लेन्स है, जो उपजाऊ ज़मीन है, उस पे जो है ज़्यादातर उगाया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम कि जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप याद रख सकते हो। मिलट्स देखते हैं हम, जो नेक्स्ट है मोटे अनाज, जिसमें हम 3 फसलों को जो है एक तरीके से इंक्लूड करते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार की बात करूँ तो ये जो है 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। अगर मैं खाने की बात करूँ तो उसमें तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है, पहली चावल है, दूसरा गेहूँ और तीसरी ज्वार है। ठीक है, और ये जो है कुछ इलाकों में ही जो है इसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है क्या चाहिए होता है इसकी प्रोडक्शन के लिए, जो है रेन फेड क्रॉप को मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर इसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, हार्डली बहुत ज़्यादा नमी चाहिए होती है, तो उस जगह पे जो है इरिगेशन की हमें ज़रूरत हार्डली होगी, कम होगी, क्योंकि बारिश तो होती रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसको ज़्यादातर कौन से राज्य उगाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कोई भी 2 नाम आप देख सकते हो। नेक्स्ट बाजरा की बात करूँ तो ये जो है सैंडी सॉइल, सैलो ब्लैक सॉइल, मतलब कि जो एक तरीके से सैंडी रेतीली सॉइल हो गई उस जगह पे, या फिर जो काली मृदा है वहाँ पे जो है इसको उगाया जा सकता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी जगहों पे। नेक्स्ट चलते हैं हम रागी पे। ये इसको कहा जाता है कि रागी में जो है आयरन, कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है ड्राई सीजन में, मतलब शुष्क जो है सीजन होता है, उसमें जो है उगाया जा सकता है। इसको उगाने के लिए रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, सैलो सारी एक तरीके से सॉइल्स में उगाया जा सकता है, काली, लाल। ठीक है, इसके साथ मेजर रागी और ज़्यादातर जो है राज्य कौन से होंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, एनी 2 आप देख सकते हो। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम मेज़ पे। मेज़ मक्का, ये जो है एक तरीके से दोनों चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, फूड के लिए भी और फॉडर के लिए भी, खाने के लिए भी और चारा के लिए भी, मतलब जानवरों को जो है देने के लिए भी। ये खरीफ फसल है और इसको जो है एक तरीके से कितने टेम्परेचर रिक्वायर, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए जो है एलुवियल सोइल मतलब जलोढ़ मृदा, जो है उत्तरी मैदान में ज़्यादातर पाई जाती है, वो मृदा चाहिए होती है इसको उगाने के लिए। और जो स्टेट हैं वो जो है एक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश जगहों पे जो है इसको ज़्यादातर उगाया जाता है। पल्सिस की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, तो इंडिया जो है सबसे बड़ा इसका उत्पादक भी माना जाता है, प्रोड्यूसर भी माना जाता है एक तरीके से, और कंज्यूमर, इसको एक तरीके से खाने वाला जो है एक तरीके से उपभोक्ता, वो भी माना जाता है इसको। ठीक है, भारत ही देश है जहाँ पे वेजिटेरियन जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उनमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पल्सिस से, दालों से ही पूरी होती है। और इंडिया में जो है तूर, जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस मतलब मटर, ग्राम, इन सबको जो है उगाया जाता है। अगर मैं पल्सिस की बात करूँ तो इन्हें जो है इनका जो एक तरीके से उगाने की कंडीशन है, इसमें जो है लेस मॉइस्चर बहुत कम चाहिए होता है, और ये जो है ड्राई सीजन में मतलब शुष्क जो कंडीशन है उसमें भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब इनको उगाया जा सकता है। ठीक है,
ये जो है लेगुमिनस क्रॉप होती है, मतलब फलीदार क्रॉप होती है, इसीलिए अरहर को छोड़कर, अरहर एक ऐसी है जिसमें क्वालिटी नहीं पाई जाती है। अरहर को छोड़कर जितनी भी दूसरी जो एक तरीके से दालें होती हैं वो जो है नाइट्रोजन जो है हवा से लेकर जो है धरती को देती है, जिससे जो धरती है उसकी जो फर्टिलिटी है वो और अच्छी होती है। ठीक है, फर्टिलिटी जो पावर है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर इसे रोटेशन में, मतलब कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप बोने से पहले जो बीच वाला टाइम है उसमें बोया जाता है, ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को जो है वापस से उसे प्रदान कर सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे यहाँ उगाया जाता है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा जो एक तरीके से अनाज के अलावा जो फूड क्रॉप्स है उनके बारे में देखते हैं। खाद्य पदार्थ जो फसलें हैं। शुगर कैन की बात करूँ तो शुगर कैन के बारे में मैंने ऊपर ही एक बात बताई थी कि इसको तैयार होने में पूरा कितना टाइम लगता है, 1 साल लगते हैं। और इसको जो है एक तरीके से कंडीशन कैसी है, हॉट होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, एक तरीके से नमी वाला होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और वर्षा रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कई बार जो है जहाँ पे पानी कम होता है या बारिश कम होती है वहाँ पे इरिगेशन सिंचाई के ज़रिए भी इसको उगाया जाता है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे शुगर कैन को उगाने वाला देश कौन सा है, ब्राज़ील है, और दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ, और ये सबसे महत्वपूर्ण जरिया है शुगर का, मतलब चीनी हो गया, जैगरी, गुड़ हो गई, खांडसरी हो गई, मोलेसिस हो गए, तो ये सारी चीज़ें शुगर कैन से ही बनती है। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो है उगाया कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है ये बहुत उगाया जाता है। ऑयल सीड्स की बात करूँ, तिलहन की बात करूँ तो तिलहन का जो मेन सोर्स है वो ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गई, कोकोनट हो गया, सीसम तेल, सोयाबीन, कैस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से हमें जो है एक तरीके से तेल मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो बात करें तो ज़्यादातर जो है एक तो कुकिंग में यूज़ किया जाता है। कुकिंग के अलावा जो रॉ मटेरियल होता है कॉस्मेटिक वगैरह का, जो हम एक तरीके से मेकअप का सामान हो गया, ठीक है, उनमें जो है साबुन में हो गया या ऑइंटमेंट हो गए, ठीक है, उनमें जो है ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। ग्राउंड नट जो है खरीफ जो है क्रॉप है, इसके साथ साथ जो है इसमें जो है भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे ग्राउंड नट का जो है एक तरीके से उत्पादन किया जाता है। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश है। इसके साथ हम चलते हैं टी पर, चाय पर। अगर मैं चाय की बात करूँ तो इसके लिए जो है कैसी जगह चाहिए होती है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। उष्ण और पोषण युक्त जो है एक तरीके से जलवायु चाहिए होती है। पानी जो है एक तरीके से नमी जो है सॉइल में बहुत होनी चाहिए, और फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मतलब कि उसमें जो है एक तरीके से जीवाश्म होने चाहिए। इसके साथ आगे चलते हैं। अगर मैं टी की बुशेस की बात करूँ तो उनको जो है इसकी पत्तियों के लिए जो है बिल्कुल नमी जो है चाहिए ही होती है, हल्की हल्की बारिश होती रहनी चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि एक तरीके से बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके तभी जो है वो उसकी जो ताजगी है, नमी है, बनी रहेगी, और तभी यह फसल बहुत अच्छी से हो पाएगी। ठीक है, थ्रू ईयर मतलब पूरे साल हल्की हल्की बारिश होती रहनी चाहिए, तब ये फसल बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। और इसके साथ जो है टी को जो है इसकी फसल के लिए लेबर इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे मेहनत जो बहुत ज़्यादा चाहिए, एक तरीके से श्रमिक जो है एक तरीके से एक्सपर्ट होने चाहिए, और सस्ते जो है लेबर होने चाहिए। इसकी वजह से जो है बागानों में ही जो है इसकी जो है ताजगी को बनाए रखने के लिए इसकी पत्तियों को संसाधित किया जाता है। या असम के हिली इलाके में या दार्जिलिंग में जो है, जो पहाड़ी वाला इलाका है जहाँ बारिश थोड़ी अच्छी होती है, वहाँ पे जो है इसको उगाया जाता है। कहा जाता है कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे जो है चाइना है, सबसे ज़्यादा चाइना में जो है चाय की खेती होती है, उसके बाद इंडिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कॉफ़ी पर। एक तरीके से कॉफ़ी की बात करूँ तो इंडिया की कॉफ़ी की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, और इसके साथ साथ उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो कॉफ़ी है उसकी जो एक तरीके से नाम अगर मैं बोलूँ कि कौन सी वो है, तो अरेबिक जो है एक वैरायटी पाई जाती है इंडिया में, और ये कहाँ से आई है, यमन से आई है। ठीक है, यमन से यहाँ पे लाई गई है, और इसकी जो है ऑल ओवर डिमांड है एक तरीके से वर्ल्ड में। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी खेती की शुरुआत जो हुई थी वो बाबन बुदन हिल्स में हुई थी, पहाड़ियों में हुई थी बाबा बुदन की। और आज जो है ये कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियों में भी होती है, केरला, तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। अगर मैं नेक्स्ट करती हूँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की,
2016 की अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना के बाद जो है, चाइना पहला जो है सबसे बड़ा बागानी जो एक फसलें होती है उसको उगाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद इंडिया उगाता है। और जगह के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग फसलें जो है उगाई जाती है। अगर मैं मैंगोज़ की बात करूँ, यहाँ देखते हैं हम मैंगोज़ की बात करूँ तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑरेंजेस की बात करूँ तो नागपुर, चेरापूंजी जो मेघालय में है। बनानास की बात करूँ तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र। लीची की बात करूँ तो लीची और गुआवा की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार। पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, इसके साथ एप्पल्स और पियर्स, एप्रिकॉट्स की बात या वॉलनट्स की, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग जो है उसके मौसम के अकॉर्डिंग जो है एक तरीके से बागान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन फूड क्रॉप्स पे। बेसिकली ऐसी फसलें जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और खाने की नहीं, नॉन फूड क्रॉप्स है। सबसे पहले रबर की बात करते हैं तो इसके लिए जो है एक तरीके से क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, मॉइस्ट, नमी वाला, ह्यूमिड, जो एक तरीके से आर्द्र चाहिए होता है। ह्यूमिड मतलब आर्द्रता। इसके साथ साथ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मोर देन 200 रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, रबर जो है एक तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये ज़्यादातर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में जो है उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स की बात करूँ, रेशेदार जो एक तरीके से फसलें होती हैं, इसमें कॉटन, हेम्प, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सारे आ जाते हैं। अगर मैं तीन की बात करूँ, कॉटन, जूट और हेम्प, ये सारे जो हमें पौधों से मिलते हैं। अगर मैं सिल्क की बात करूँ तो सिल्क जो है हमें एक कीड़े से मिलता है जिसका नाम है ककून ऑफ सिल्क वॉर्म जो है उससे मिलता है। और ये जो है मलबरी जो है एक तरीके से उसकी लीव्स पे ज़्यादातर रहते हैं और इसके लिए सिल्क का एक तरीके से सिल्क का उत्पादन करने के लिए इस कीड़े को जो है पाला जाता है बहुत बड़ी तादाद में और इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में जो है इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉटन पे। कॉटन जो है इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल, मतलब कि एक कॉटन टेक्सटाइल का जो है एक तरीके से कॉटन टेक्सटाइल की बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो उसका एक मेन जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन ही है, कॉटन, कपास जो है। ठीक है, और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है अगेन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है चाइना के बाद इसके कॉटन के मामले में। और इसके लिए कॉटन के लिए मैं आपको पहले भी आई थिंक फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, काली कपास मृदा याद है? तो सीधी सी बात है, ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है हमें चाहिए होती है, जो ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू के इलाके में होती है। ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी है वो काली होती है और इसके लिए जो है हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल कम चाहिए होती है और इरिगेशन से भी काम चल सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो 210 दिन जहाँ पे ब्राइट सन मतलब बहुत तेज़ धूप चाहिए होती है इसके फसल को बहुत अच्छी तरीके से उगाने के लिए। और ये जो है 6 से 8 महीने ले लेता है मैच्योर होने में। क्लियर, और ये खरीफ क्रॉप है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो अगेन बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आप कोई भी दो याद रख सकते हैं। जूट की बात करूँ तो एक नंबर का क्वेश्चन सबसे पहली लाइन में है कि गोल्डन फाइबर। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है ऐसी मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए जो बेसिकली हर साल वहाँ पे बाढ़ आती रहे। बाढ़ आने का मतलब क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो चेंज होती रहे। बाढ़ आएगी तो नदियाँ जो अपने साथ सिल्ट वगैरह जो है सैंड लेकर आएंगी, जिसकी वजह से उस जगह की जो फर्टिलिटी है वो और अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा रिन्यू नई होती रहे वो सॉइल, उस जगह पे जूट की फसल उगाई जा सकती है। और इसके लिए हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एक तरीके से धूप चाहिए होता है। ठीक है, जब ये ग्रोथ कर रही है। और ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा जैसी जगहों पे जो है इसका ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है। इसको जो है इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, बैग्स, मैट्स वगैरह, रोप्स, यान, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आज की डेट में इसकी जो एक तरीके से डिमांड जो है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी हाई कॉस्ट है। ठीक है, आपको जो एक तरीके से इसकी जो मांग है वो कम क्यों हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी हाई कॉस्ट की वजह से जो इसकी मांग कम हो रही है। और इसके साथ साथ जो है नाइलॉन, जो सिंथेटिक फाइबर है, जो एक तरीके से रासायनिक जो रेशे हैं, नाइलॉन जैसे रेशे, उनकी जो एक तरीके से कहा जाए रेट जो है बहुत कम है और सामान भी अच्छा है। तो लोग जो है सस्ती चीज़ें जो है ज़्यादातर ख़रीदना पसंद करते हैं जूट के मुकाबले। क्लियर, ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है आपका। इसके साथ अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।